हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये आपका आज ही का पेपर है, यानी कि आज 2 मई हिंदी का प्रश्न पत्र है ये दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ। थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ पे हम लोग बड़ा करके देखेंगे। ये देखिए, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? तद्भव, तस्तम, देशज, विदेशज। तो दोस्तों देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उनको हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। लेकिन अगर संस्कृत से सीधे हिंदी में ही प्रयोग किए जाएं, संस्कृत रूप में ही जिस तरह से पहले प्रयोग किए जाते थे वैसे हिंदी में भी प्रयोग किए जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पर विकृत रूप हो गया है, इसलिए ये तद्भव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठलुआ क्लब, निहार, नीरजा, गिल्लू। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, ठलुआ क्लब। ये महादेवी वर्मा का नहीं है, बाकी तीनों इसमें है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ठलुआ क्लब है ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की ये रचना नहीं है। निहार, नीरजा, गिल्लू ये महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है? अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन, अंगूठा दिखाना और अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो पूरी तरह से मना कर देना मतलब अंगूठा दिखाना। पूरी तरह से मना कर देना मतलब अंगूठा दिखाना, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर अंधे की लकड़ी होगी नहीं, अक्ल का दुश्मन भी नहीं होगा और ना ही अक्ल पर पत्थर पड़ना होगा। अंगूठा दिखाना यानी कि पूरी तरह से मना कर देना। तीसरा आंसर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मधुशाला के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। बैर कराती मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला, ये लाइन है मधुशाला की। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मूल्यांकन, मापन, छात्र और यहाँ पे शिक्षक। तो दोस्तों यहाँ पर अब मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग, ये आंसर हो जाएगा नंबर 3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अध्यापन का मतलब होता है शिक्षण और अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो शिक्षण लर्निंग प्रोसेस में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है छात्र। यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? छात्र है, यानी कि स्टूडेंट। चलिए देखते हैं यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न में छठा क्वेश्चन है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो दोस्तों कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में जाने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। दोस्तों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर कर्मवाच्य का मतलब है कि यहाँ पे किस तरह से कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को जो है ये कर्मवाच्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। औंधी खोपड़ी लोग कहते हैं ना, औंधी खोपड़ी का यानी उल्टी खोपड़ी हम कह सकते हैं, या फिर मूर्ख होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सुलेख किसे कहते हैं? सुलेख सुंदर लेख लिखना,
सिखाना ही क्या कहलाता है, सुलेख कहलाता है, यानी कि सुंदर लेख, सुधन लेख, यानी कि सु का मतलब होता है सुंदर और लेख का मतलब होता है लिखना। सुंदर लिखना ही क्या कहलाता है, सुलेख कहलाता है। तो एक शिक्षक अपने जो भी विद्यार्थी होते हैं उनके अंदर ये हैबिट डेवलप करता है कि जिससे कि वो सुंदर लेख लिखना सीखें सुलेख के माध्यम से। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियां लिखिए। दोस्तों राष्ट्रीय पर्व, यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस और इसके अलावा अध्यापक दिवस, तो ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। लेकिन इनमें से किसी एक के विषय में, चाहे आप स्वतंत्रता दिवस के विषय में लिखिए, चाहे गणतंत्र दिवस के विषय में लिखिए और चाहे आप बाल दिवस के विषय में लिखिए, यानी कि चाचा नेहरू के जन्मदिन के विषय में लिखिए। तो इस तरह से हम 4 पंक्तियां लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, लेखन में सुलेख का महत्व बताइए। दोस्तों देखिए, लेखन में सुलेख का महत्व इस तरह से है कि जब बालक सुलेख लिखता है तो वो बैठने के ढंग को सीखता है, यानी कि सुलेख लिखते समय सही पोजीशन में बैठना और उपयुक्त वातावरण उसको मिलता है। एक तरह से उसको सुलेख लिखते समय किस तरह से हमें लिखते समय बैठना भी है और किस तरह से शांत मन से सुलेख को लिखना है, और लिपि का भी ज्ञान होता है, यानी कि हमारी जो हिंदी है, हिंदी भाषा की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, उसका भी बालक को ज्ञान होता है, यानी कि किस तरह से हमें अक्षर बनाने हैं सुलेख में। और सीधी लिखाई भी होनी चाहिए। सुलेख लिखते समय हमेशा एक शिक्षक अपने छात्र को ये कहता है कि सुंदर सुंदर और एकदम सीधा लिखो, और अक्षरों की बनावट पे भी ध्यान देता है। कलम पकड़ने के तरीके को भी बताता है सुलेख में कि किस तरह से कलम को पकड़ना, जिससे कि आपकी राइटिंग जो है वो सुंदर बने, और इस तरह से अभ्यास भी हो जाता है सुलेख के माध्यम से। अब दोस्तों यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13, मुहावरे एवं लोकोक्ति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं मुहावरा क्या है। मुहावरा जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। मुहावरा सहज और नैसर्गिक होता है, जैसे आस्तीन का सांप होना, ये क्या है, एक मुहावरा है। और अगर हम बात करें दोस्तों लोकोक्ति की, तो जब बात करें लोकोक्ति की, तो लोकोक्ति किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होता है। लोकोक्ति किसी घटना या प्रसंग पर आधारित होता है, जैसे खरी खरी सुनाना हम कह सकते हैं, ये तो हो गया आपका खरी खरी सुनाना, या ये तो आपका मुहावरा है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें, आपको मैं एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि लोकोक्ति होता क्या है। लोकोक्ति जैसे अंधों में काना राजा, अंधे के हाथ बटेर, या फिर हम कहें ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, तो ये सब लोकोक्ति हैं जो कहीं ना कहीं सत्य घटना पर आधारित हैं। तो जीवन के सत्य अनुभव को प्रकट करता है लोकोक्ति। और वहीं पे अगर हम बात करें मुहावरा जो है वो सहज और नैसर्गिक होता है, जहाँ पे वो सरल भाषा में और एक तरह से प्रकृति रूप से जुड़ा होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका 14, दीपावली पर 8 पंक्तियां लिखिए। ये तो काफ़ी आसान था, जो कि हम बहुत ही छोटे बचपन से ही निबंध लिखते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रमुख विराम चिन्हों का उदाहरण सहित तो स्पष्ट कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। लिखित भाषा में विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अगर हम मौखिक भाषा में हमें विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं है, केवल हम विराम चिन्ह की तरह कार्य करते हैं। लेकिन अगर हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे विराम चिन्ह लगाना पड़ता है। जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें रुकना कहाँ है और उस सेंटेंस को कहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, वो हमें विराम चिन्हों के माध्यम से ही लिखित भाषा में पता चलता है। अब दोस्तों विराम चिन्ह के यहाँ पे क्या विराम चिन्हों के उदाहरण सहित स्पष्ट करने को कहा है। तो जैसे विराम चिन्हों में हम 5 से 6 तरह के विराम चिन्ह लिख के उसको डिटेल कर देना था। जैसे पूर्ण विराम जहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म होता है,
अल्प विराम जहाँ पे हम सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अर्ध विराम जहाँ पर हम अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय के लिए सेंटेंस में रुकते हैं, यानी कि सेंटेंस को लिखते समय रुकते हैं, और प्रश्नवाचक जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यूज करते हैं, और कोष्ठक जहाँ पे हमें किसी भी सेंटेंस को क्लियर करना रहता है, किसी भी सेंटेंस के किसी एक शब्द को क्लियर करना रहता है तो वहाँ पर हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। हंस पद जहाँ पे सेंटेंस में कोई एक शब्द छूट जाता है तो वहाँ पर हम इस तरह से हंस पद का निशान लगा के ऊपर उस सेंटेंस को लिख देते हैं। तो ये आपके विराम चिन्ह से संबंधित आंसर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, तद्भव एवं तत्सम शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों देखिए आपके इस एग्जाम में सबसे पहला ही आंसर था कि तद्भव, तो उसमें क्या लिखा था कि संस्कृत से जो भी परिवर्तित होकर के या विकृत रूप होकर के जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। और तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द संस्कृत में जिस तरह से प्रयोग किए जाते हैं वैसे सेम हम अगर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या कहा जाएगा, वो तत्सम कहा जाएगा। तो तद्भव जो होता है वो विकृत रूप होता है, संस्कृत का विकृत रूप तद्भव कहलाता है, और संस्कृत का वही रूप जिस तरह से है उस तरह से अगर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम कहलाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औपचारिक एवं अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप भाषा प्रयोग पर अपने विचार लिखिए। दोस्तों देखिए अनौपचारिक और औपचारिक की बात हो रही है, तो औपचारिक का मतलब होता है कि जहाँ पर हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कि कहीं ना कहीं ऑफिशियल हम कह सकते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हम किसी बुक को लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करेंगे, ना कि अनौपचारिक। लेकिन अगर हम अपने घर में हैं, अपने घर में भाई बहनों के साथ जो भाषा प्रयोग करते हैं, अपने परिवारजनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ जो भाषा प्रयोग करते हैं वो अनौपचारिक भाषा होती है, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें अगर हम व्याकरण संबद्ध ना भी रखें तब भी चल जाएगा, यानी कि अगर हम उसमें व्याकरण में त्रुटियां भी कर दें तब भी चलता है। लेकिन जो औपचारिक भाषा होती है उसमें व्याकरण में त्रुटियां नहीं चलता है, यानी कि हमें उसे व्याकरण संबद्ध ही रखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है, इस तरह से आप समझे। तो हिंदी भाषा है, अगर हम छात्रों को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं और वहाँ पर यहाँ पे छतरी वाला छा और छाता वाला छा में हम भेद नहीं कर पा रहे हैं, छात्र अगर ये नहीं समझ पा रहा छतरी वाला छा क्या और छाता वाला छा क्या है, तो ये हम कैसे जानेंगे कि बालक समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। वहाँ पे हम बालक का मूल्यांकन करने के लिए हम उसका टेस्ट लेते हैं या उसका एग्ज़ाम लेते हैं, तो हमें उसका टेस्ट और एग्ज़ाम लेने के बाद ही हम उसका मूल्यांकन कर पाते हैं कि बालक को छतरी वाले छा और छा में भेद नहीं समझ आ रहा है, यानी कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों वर्ड्स को कहाँ कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है। तो ऐसे ही सेंटेंस की बात भी कर लें, जैसे कि विनम्रता और विनम्रता दोनों कैसे लिखा जाएगा और इसमें क्या क्या अंतर है, इसको समझने के लिए हम हिंदी शिक्षण में एक छात्र से प्रोनाउंसिएशन भी कराएंगे और साथ ही लिखने के लिए भी कहेंगे, और इससे ये पता चल जाएगा कि मूल्यांकन के माध्यम से कि जो छात्र है वो कहाँ कहाँ त्रुटियां कर रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आपको जो हिंदी का पेपर मैंने सॉल्व कराया वो समझ में आया होगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी इसमें आंसर थे वो बिल्कुल सटीक हो। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज के पेपर आपके समाप्त हो गए हैं। अब आप नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करिए, यानी कि 4th सेमेस्टर की तैयारी करिए। और 4th सेमेस्टर के लिए दोस्तों मैंने आपको सामाजिक अध्ययन, हिंदी और शांति शिक्षा एवं सतत विकास ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, और इसकी डिटेल क्लास मैंने ली है, जिसकी लिंक आपको अभी तो मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन यह है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप अपनी स्टडी
अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।